नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। हम आपके लेके आते हैं एक हर विषय पर एक गहन चर्चाओं की श्रृंखला। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे खास अतिथि शैलेश लोढ़ा जी, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे मधुमेह और जीवन शैली पे। मधुमेह यानी डायबिटीज, जो आज एक बढ़ती हुई समस्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मधुमेह जो डॉक्टर साहब आज एक बढ़ती समस्या है, हर घर में एक ना एक व्यक्ति कोई ना कोई मधुमेह से ग्रसित पाया जाता है। ना केवल देश भर में बल्कि विश्व भर में एक चिंता के साथ में ही एक बढ़ती बीमारी भी मधुमेह बन चुकी है जी। अगर हम बात करें डायबिटीज यानी मधुमेह की, तो क्या कारण है, मधुमेह क्या है और किस प्रकार ये होती है? डायबिटीज़ बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है, जैसा कि आपने ठीक कहा। पूरी दुनिया में और ख़ासतौर से भारत में और दूसरे डेवलपिंग वर्ल्ड में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। और क्योंकि यहाँ पर इस तरह के देशों में विकास अब प्रारंभ हुआ है और काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है जी। तो विकास के साथ ये रोग बढ़ता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, ये सब विकास के साथ आने वाली कुछ बीमारियां हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। तो आज की तारीख में भारत में लगभग 10 करोड़ से ऊपर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि एक जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज को जन्म देते हैं? सबसे महत्वपूर्ण डायबिटीज़ होने के लिए जो कारण है वो हेरिडिटी है कि आपके परिवार में निकट संबंधी को, माँ, पिताजी, भाई, बहन, इनमें से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है जी। मोटापे से डायबिटीज़ का सीधा संबंध है, उनमें डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, व्यायाम, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्ट्रेसफुल जॉब्स में हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं, जिनकी दिनचर्या अव्यवस्थित है, अननेचुरल है, उनमें डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसी अलग से बीमारियां होती हैं या कुछ दवाएं होती हैं जिनमें डायबिटीज़ ज़्यादा होने का रिस्क होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर जन्म के समय किसी बच्चे का वजन ज़रूरत से ज़्यादा है या अंडरवेट है, तो दोनों स्थितियों में इन बच्चों को भविष्य में डायबिटीज़ का खतरा अधिक होता है। कुल मिला देख सकते हैं हम कि जो जीवन शैली है वो एक अहम प्रारूप है, एक अहम रोल निभाती है डायबिटीज होने या डायबिटीज से बचाव में। परंतु अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या होने की कगार पे है, तो उस व्यक्ति की पहचान है या इस बीमारी की जो पहचान है वो किस प्रकार हो सकती है, डॉक्टर साहब? जी हाँ, डायबिटीज़ की पहचान कर पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, क्योंकि डायबिटीज़ को इसीलिए एक साइलेंट रोग भी कहा जाता है। 50% लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते हैं जी। लेकिन अगर जब लक्षण आते हैं, या तो डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से चल रही हो या बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो शुगर का लेवल, तो लक्षण आते हैं। जैसे कि बहुत अधिक प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, बार बार यूरिन जाना, तेज़ी से वजन घटना, जी। थकावट, चक्कर आना, जी। खुजली होना, एलर्जीज बार बार होना, इस तरह के लक्षण हैं। कोई इन्फेक्शन बार बार होना, या कोई घाव हो जाए तो उसका देर से भरना, बाइंठे आना। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि डायबिटीज़ सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है, जी। हार्ट, लिवर, किडनी, आँखें, नर्वस सिस्टम, तो उस सिस्टम से संबंधित सिम्टम्स भी सामने आ सकते हैं। तो विभिन्न कारण हैं और विभिन्न तरीकों से पहचान हो सकती है डायबिटीज की। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि शायद आपको डायबिटीज हो सकती है। परंतु शुरुआत में डॉक्टर साहब आपने कहा कि डायबिटीज कोई फिक्स नहीं है, एक कोई प्रमाणित मापदंड नहीं है कि बच्चों में ही है या बड़ों में ही है। तो क्या किन में कौन सी आयु वर्ग है जिसमें डायबिटीज ज्यादा पाया जाता है, और क्या अब गत वर्षों में जिस प्रकार से हमने कहा कि जिस प्रकार से देश हम डेवलपिंग आगे बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, तो क्या इसमें बदलाव आया है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें बदलाव देखने को मिले? जी हाँ, जैसे कुछ समय पहले या कुछ डेकेड्स के पहले जी। डायबिटीज़ जनरली 50 साल के बाद के लोगों में हुआ करती थी और संपन्न वर्ग में ज़्यादा हुआ करती थी। जी। लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ अब यंग एज में भी देखने को ज़्यादा मिल रही है। जी। और चौथे दशक के आसपास
डायबिटीज़ का 40-50 के वर्ष के लोगों के बाद डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन इसका विपरीत यंग जनरेशन में 18, 20, 22 साल के लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसकी हम मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं जी। वो भी देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इसके ठीक अलग तरह की विपरीत अलग तरह की डायबिटीज़ होती है, वो मुख्यतः बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है। 2 साल के बच्चों को भी हो सकती है, 4 साल के बच्चे को भी हो सकती है, जिसमें कि पहले दिन से ही बच्चे को इंसुलिन ही देना पड़ता है। जबकि एडल्ट्स में जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, विस्तृत रूप से जाएं तो टाइप 1 और टाइप 2 किस प्रकार ये होती क्या है डायबिटीज? हाँ क्या अंतर है? जी, टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा कि मैं कह रहा था, ये छोटे बच्चों में होती है जी। और इसमें शरीर का इंसुलिन लगभग समाप्त हो चुका होता है। तो बच्चे को जब पता लगता है तो उस समय बहुत तीव्र लक्षण होते हैं। बच्चे का वजन तेज़ी से घटता है, बहुत अधिक ब्लड ग्लूकोज पहली बार में ही मिलती है 300, 400, 500 जी। और बच्चा एकदम निढाल हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। माँ बाप तुरंत पहचान लेते हैं कि कुछ एबनॉर्मल है और बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाते हैं और पता लगता है कि डायबिटीज़ है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में लक्षण सामान्यतः नहीं होते हैं। कई महीनों वर्षों तक डायबिटीज़ अंदर पनपती रहती है और जब अचानक आप कभी टेस्ट कराते हैं, मान लीजिए आप ब्लड डोनेट करने गए, वहाँ आपका ब्लड टेस्ट हुआ, किसी कैंप में गए ब्लड टेस्ट हुआ, तब पता लगा कि डायबिटीज़ है। इसको साइलेंट सिम्टम्स भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि मुख्यतः एडल्ट्स में होती है और भारत में 90 से 95% जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो टाइप 2 कैटेगरी के हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम है हमारे यहाँ। अगर हम इलाज की बात करें तो टाइप 1 का किस प्रकार इलाज होता है और टाइप 2 का किस प्रकार इलाज करते हैं? जी हाँ, टाइप 2 के इलाज के लिए तो हमारे पास बहुत सारी गोलियाँ जी और इंसुलिन और अन्य दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जैसे जैसे इस फील्ड में एडवांसेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर 1-2 साल में कोई ना कोई नई दवाई आ रही है जी। नए तरह के इंजेक्शन्स आ रहे हैं जी। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ है, उसमें केवल और एकमात्र इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन्स ही हैं। हालांकि आजकल इंसुलिन इंजेक्शन्स बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं। ये तो हो गई डॉक्टर साहब आयु वर्ग की बात, जिसका आयु वर्ग के हिसाब से जो डायबिटीज है वो वर्गीकृत है, परंतु क्या गांव में अर्बन और रूरल यानी गांव और शहरी में भी क्या इसमें कुछ अंतर या वर्गों में देखने को कुछ फर्क मिलना है? जी हाँ, आज से अगर मैं बात करूं 30-40 साल पहले की जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में एक से ले अगर हम माने रेशियो 1/4 का था। अगर ग्रामीण एरिया में 10% लोगों को है तो 40% लोगों को शहरी एरिया में, इस तरह का अंतर था। लेकिन समय के साथ गांव में भी विकास बहुत तेज़ी से हुआ, शहरीकरण हो रहा है, तो गांव में भी लोगों में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आज के टाइम में अभी कुछ वर्षों पहले भारत में भी एक अध्ययन हुआ था, उसमें ये देखा गया कि जो शहर और ग्रामीण एरिया के लोगों की जो डायबिटीज़ का गैप था, जो पहले बहुत वाइड था, वो अब धीरे धीरे नैरो हो रहा है। गांव में भी बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है। जी, ऐसा कोई किस्सा डॉक्टर साहब जो आप सुना, आपको आप इतने सालों से आप डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव जो आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकें और बता पाएं कि किस प्रकार से जो डायबिटीज है वो पहले के केसेस के कंपैरेटिव में अब लगातार एक बढ़ती समस्या बन चुकी है? ऐसा कोई आपका अनुभव अगर साझा कर पाएं तो आप। जी हाँ, पहले आज से 25-30 साल पहले डायबिटीज़ के पेशेंट्स इतने ज़्यादा देखने में नहीं मिलते थे और डायबिटीज़ के ऊपर इतनी चर्चा भी नहीं हुआ करती थी। हमारे जर्नल्स में या हमारी बुक्स में, मेडिकल बुक्स में भी डायबिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता था। लेकिन समय के साथ क्योंकि डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ी है पूरे विश्व में और भारत में, तो अब डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और पेशेंट्स को जो केयर डायबिटीज़ के बहुत ईजीली आजकल एक्सेसिबल हो रही है। गाँव में भी और शहरों में भी पेशेंट्स के लिए अब थोड़ा इलाज कराना आसान हो गया है। दवाएं पहले की अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा तरह की दवाएं हैं, तो किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, किस पेशेंट को कौन सी दवा नहीं देनी है, ये दोनों चीज़ें सोच विचार करके ही हम आजकल दवाई देते हैं। जबकि आज से 30 साल पहले केवल 2 दवाइयाँ आती थी डायबिटीज़ की। चाहे किसी को किसी भी तरह की डायबिटीज़ हो, हमें वो 2 ही दवाएँ देनी होती थी, उसके अलावा तीसरा विकल्प इंसुलिन ही था और इंसुलिन भी एक ही तरह का था। जबकि आज के टाइम में हम बात करें तो अनेकों तरह के इंसुलिन हैं और दसों तरह की गोलियां हैं। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से डॉक्टर साहब माना जाता है कि जो इंसुलिन का इंजेक्शन है वही एक अहम कारगर जो दवा है वो डायबिटीज की मानी जाती है, परंतु क्या इन जिस प्रकार से वर्ष दर वर्ष लगातार नए अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रही हैं, मेडिकल साइंस में भी नए नवाचार हो रहे हैं,
क्या उसके मद्देनजर इंसुलिन इंजेक्शन का क्या कोई विकल्प है? जी हाँ, इंसुलिन का विकल्प पे भारतीय कंपनियां भी कई तरह के रिसर्च कर रही हैं और विश्व में काफ़ी समय से चल रही है। जी। अब तक कई बार ये प्रयास किया गया कि इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में न देके नाक से सूंघने के लिए, मुंह से सूंघने के लिए, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स लेते हैं जी। इनहेलर, उस रूप में दिया जाए, या इंसुलिन की गोली बना के गोली के रूप में दिया जाए। तो गोली के प्रयोग किए गए और उनमें भी आंशिक सफलता मिली और वो लगभग जी। फेल हो गए, वो हट गए। उसके बाद सूंघने वाले इंसुलिन आया, उस पर काफ़ी रिसर्च हुई और पिछले 25 वर्षों से इस पर रिसर्च लगातार चल रही है। एक समय में आज से करीब 20 साल पहले ये भारत में लगभग लॉन्च होने के कगार पर था, लेकिन फिर से वो रिसर्च में कुछ खामी पाई गई और उसे रोक लिया गया। जी। 20 साल लगे इसको विकसित होने में, और आज के टाइम में ये बहुत हर्ष की बात है कि आने वाले समय में, मेरे ख्याल से कुछ महीनों की ही बात है, जी। भारत में भी अस्थमा के पेशेंट्स जिस तरीके से लेते हैं इनहेलर से, उस तरीके से इंसुलिन लिया जा सकेगा। जी। और इनहेल्ड इंसुलिन के रूप में ये इंसुलिन आ जाएगा, तो काफ़ी लोगों को इंजेक्शन से मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये पूर्णतया संभव नहीं होगा अभी भी कि केवल आप इनहेल्ड इंसुलिन लेके अपना काम चला सकें। फिर भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या जो दूसरे कई टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उनमें तो इंसुलिन उन्हें लेना ही होगा, लेकिन इंसुलिन के नंबर, इंजेक्शन के नंबर कम हो जाएंगे। तो टाइप 2 वाले हैं, उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है इसके माध्यम से? हाँ, टाइप 2 और टाइप 1 दोनों को राहत मिलेगी, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं होगा इंजेक्शन। परंतु लगातार जिस प्रकार का कि एक जो इनहेलर के माध्यम से क्रांति आ सकती है, और कौन, क्योंकि पहले आप बात कहा कि 20 से 25 साल पहले केवल 2 दवाई होती थी, उन्हीं को प्रायोरिटी माना जाता था कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो 2 दवाई देनी है। इन वर्षों में कौन सी सी दवाइयां हैं जो अब क्रांति कर रही हैं और जो डायबिटीज को ठीक करने में या डायबिटीज को कंट्रोल करने में एक महती भूमिका निभा रही हैं आपके अनुसार? हाँ जी हाँ, एक वर्ग जिसे हम GLP-1 एनालॉग वर्ग बोलते हैं, इस वर्ग की जो दवाएं हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों से लगभग एक तरीके से डायबिटीज़ के इलाज में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। इनकी वजह से एक तो बहुत इफ़ेक्टिव या कारगर डायबिटीज़ का नियंत्रण संभव होता है जी। और साथ के साथ डायबिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी बाधा जो इलाज में आती थी हमें, खासतौर से जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है। जी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में भी बहुत बढ़ रही है, मोटापा जो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। और डायबिटीज़ के साथ जब मोटापा होता है तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी मोटापे का इलाज मुश्किल है, डायबिटीज़ के साथ थोड़ा और मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह की दवाओं के द्वारा शुगर भी नियंत्रित होती है और वजन घटाना भी संभव होता है। तो एक ही दवाई से आप डायबिटीज़ भी कंट्रोल करते हो, वेट भी घटाते हो, और ये दवाएं लिवर, हार्ट, किडनी, जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको भी रोकने में कारगर पाई गई हैं। लगातार डॉक्टर साहब, अब जो डायबिटीज है उसके मोटापे से जो संबंध है उस पर आप लगातार बात कर रहे हैं, इससे जो इसका संबंध है ओबेसिटी यानी मोटापे का जो डायबिटीज से संबंध है, वो किस प्रकार हम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, और क्या डायबिटीज ही कारण है मोटापे का? डायबिटीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और डायबिटीज़ और मोटापे का एकदम लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा, वैसे वैसे डायबिटीज़ बढ़ेगी। और कॉम्प्लिकेशंस भी मोटे व्यक्तियों में डायबिटीज़ के ज़्यादा होते हैं और उनको नियंत्रण करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उनको हार्ट डिजीज़ का, किडनी फेलियर का, लिवर डिजीज़ का, फैटी लिवर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जिस पे रिसर्च हो रही है जी। ये सब जिन व्यक्तियों का वजन ज़्यादा है उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। जिस प्रकार से शुरू में हम बात करी हमने कि फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, कि अगर मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है या मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज है तो क्या मुझे डायबिटीज होने की आशंका कितनी प्रतिशत है, और अगर किसी व्यक्ति के परिवार में डायबिटीज नहीं है तो क्या उसको भी डायबिटीज हो सकता है? जी हाँ, देखिए, डायबिटीज़ होने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो तो पारिवारिक आपका रोग है, लेकिन उसके अलावा इस रीजन में होना, मतलब भारतीय रीजन, उपमहाद्वीप में आपने अगर जन्म लिया है, आप इस महाद्वीप को बिलोंग करते हो, तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ होने के लिए। अच्छा। तो अगर हमारे परिवार में नहीं है डायबिटीज़, तब भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि हम इस रीजन में हैं, क्योंकि हमारे कुछ जेनेटिक्स, कुछ जीन्स हमारे इस एरिया के लोगों में मौजूद होते हैं हमारे शरीर में, जो कि डायबिटीज़ को जन्म देने में सहायक होते हैं। वो किस प्रकार से, क्योंकि एक आम तौर पे लोगों में एक भ्रांति होती है कि मेरे परिवार में तो, क्योंकि जिस प्रकार मुझे लगता है कि आपस में ऐसे पेशेंट भी आते होंगे, ऐसे मरीज भी आते होंगे जो कहते होंगे कि मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं है,
तो मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता, तो उनकी भ्रांति किस प्रकार दूर करते हैं आप? जी हाँ। मेरे परिवार में नहीं है, लेकिन मेरे को क्यों हो गया, अगर कोई जी ऐसा जी। पूछता है तो उसकी वजह यही है कि या तो आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या आपका वजन ज़्यादा हो गया है, और या फिर ये वजह हो सकती है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपके जी अंदर जीन्स वो मौजूद हैं जी जो डायबिटीज़ को जन्म देते हैं। जी। तो उन जीन्स के आपके अंदर मौजूद होने की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है। चाहे आपका वजन सामान्य हो, परिवार में डायबिटीज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ हो सकती है। इसके ठीक विपरीत जो आपने बात कही कि किसी के परिवार में कई लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को डायबिटीज़ मान लीजिए नहीं नहीं हुई, हुआ। तो उसकी वजह ये हो सकती है शायद कि उसके जीन्स तो मौजूद हैं, परिवार में भी डायबिटीज़ है, लेकिन उसने लाइफस्टाइल इतना बढ़िया व्यवस्थित रखा कि डायबिटीज़ जन्म नहीं ले पाई। डायबिटीज़ होने के लिए जीन्स होना भी आवश्यक है, जेनेटिक एनवायरनमेंट भी आवश्यक है, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया लीड करते हैं तो शायद आप डायबिटीज़ से बच जाएंगे जीन्स होने के बावजूद भी। तो कह सकते हैं कि जो एक अहम मुद्दा है, जो एक अहम कारण है, वो लाइफस्टाइल यानी आपकी जीवन शैली है। अगर आपकी जीवन शैली बैलेंस्ड होगी, यानी आप उसको हर प्रकार से उसमें व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, हर प्रकार से उसको बैलेंस रखेंगे, तो डायबिटीज जैसी अनेक बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर बात करें अनेक अंगों पे, क्योंकि डायबिटीज के साथ में जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न जो रोग हैं, उनको भी जन्म देने पे डायबिटीज जैसी एक भूमिका निभाती है, ये कितनी सच्चाई है? जी हाँ, डायबिटीज़ शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, क्योंकि जो अधिक ग्लूकोज जो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है जी ब्लड के जरिए, डायबिटीज़ में शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, कई जी गुना ज़्यादा हो सकता है। और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज जब शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, क्योंकि जी। ग्लूकोज एक फ्यूल है जो हर अंग को चाहिए, हर सेल को चाहिए। बिल्कुल। जब ये ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है तो ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कोई अंग अछूता नहीं रहता। लेकिन मुख्यतः हम बात करें अगर, तो आँखों में डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है रेटाइना पे, आँख के पर्दे पे। फिर ब्रेन में बात करें तो लकवे या स्ट्रोक, जो स्ट्रोक के अटैक्स होते हैं वो डायबिटिक के पेशेंट्स में कई गुना ज़्यादा होते हैं। फिर हम हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक्स, जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, बाईपास सर्जरी होती है, जी एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट्स लगते हैं, उसमें से लगभग 1/3% या 1/3 लोगों को या 40% लोगों को डायबिटीज़ की वजह से होता है। फिर हम किडनी पे आते हैं। किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। इसी तरह नर्वस सिस्टम की बात जब करते हैं, पैरों में नसें जब कमज़ोर हो जाती है, सेंसेशंस खत्म होने लगते हैं, ठंडे गर्म का आपको एहसास कम होने जी। लगता है, पैरों से चप्पल निकलने लगती है, इस तरीके के जब लक्षण हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपके नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट हो गया है। और पैर में गैंग्रीन भी हो सकती है, इन्फेक्शन साथ में अगर हो जाता है तो फिर कई बार इतनी नौबत आ जाती है कि पैर काटना पड़ता है। हमने बात की डॉक्टर साहब की, जिस प्रकार से दवाइयों को लेकर लगातार अनुसंधान हुए, दवाइयों में लगातार एक नई क्रांति देखने को मिल रही है, क्या डायबिटीज के टेस्ट में भी कुछ क्रांति आई है इन सालों में? हाँ जी हाँ, एक टेस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता डायबिटीज़ के पेशेंट को होती है वो होता है HbA1c। ये डायबिटीज़ का एक टेस्ट है जिससे पिछले 2 से 3 महीने की शुगर का एवरेज पता लग जाता है एक टेस्ट द्वारा ही। तो इस टेस्ट ने बहुत डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था, आज से करीब 30-35 साल पहले जब ये टेस्ट आया था। उससे पहले हम सिर्फ यूरिन शुगर या ब्लड शुगर टेस्ट करके जो प्राय रूप से लोग कहा जाता पता है कि आप खाने से जी पहले और खाने के बाद में टेस्ट कराते जी हैं। हाँ। फिर उसके बाद समय के साथ हमें पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल का भी डायबिटीज़ में बहुत महत्वपूर्ण जी इम्पोर्टेंस है। तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स का लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। फिर क्योंकि अंगों पे प्रभाव पड़ता है जी तो हमें लिवर से संबंधित टेस्ट, किडनी से संबंधित टेस्ट, हार्ट से संबंधित टेस्ट, आँखों का रेटाइना का टेस्ट, ये समय समय पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कराने होते हैं। क्योंकि जब एक बार किडनी, हार्ट, लिवर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो उनको काबू करना मुश्किल होता है। तो ये कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम कुछ समय रहते, इनकी शुरुआत में ही, शुरुआती लक्षणों में ही इन अंगों के कॉम्प्लिकेशंस को पहचान लेते हैं और उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लगता है हर रोज ऐसे मरीजों से आप डील करते हैं, हर रोज ऐसे मरीजों से मिलते हैं जो अलग अलग डायबिटीज के केस लेकर आपके पास में आते हैं, क्या ऐसी और कौन सी कोई भ्रांतियां हैं जो अभी भी आम जन में विद्यमान है डायबिटीज को लेकर? हाँ जी हाँ, भोजन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, इंसुलिन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है कि जी मैं इंसुलिन क्यों लगाऊं, इंसुलिन लगा लिया तो फिर ये छूटेगा नहीं, ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा, इंसुलिन से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, जबकि इंसुलिन एकदम सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर उसकी आवश्यकता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और नुकसान भी नहीं है। हाँ, उसके ऊपर आपको नियंत्रण करने के लिए बार बार ब्लड शुगर चेक करना होगा। जी इसी तरीके से खान पान को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं।
कई डायबिटीज़ के पेशेंट्स कहते हैं हम फल बिल्कुल नहीं खाएंगे, कई लोग कहते हैं कि फ्रूट खाओ आप ज़्यादा तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो दोनों तरह के एक्सट्रीम्स लोगों में भ्रांतियाँ होती है। इसी तरीके से फास्ट फूड, मैदा युक्त चीज़ें, रिफाइंड शुगर्स या रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स या पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये हम सब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप कम से कम प्रयोग करें। फाइबर युक्त जो भोजन है जिसमें रेशा ज़्यादा है, जैसे सलाद, कई तरह के सलाद होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, या ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स खा सकते हैं। इनको लेके भी भ्रांतियाँ होती है कि ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि हमें पता है कि किसी भी ड्राई फ्रूट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और ना उससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। तो बहुत सारी इस तरह की भोजन को लेके भ्रांतियाँ होती है, तो ये इनका निवारण करना आवश्यक है। इलाज को लेकर डॉक्टर साहब हम बात करें कि ऐसा कोई मरीज जिसका बिल्कुल प्राथमिक रूप से जिसका इलाज डायबिटीज के लिए होना है, जिसका बिल्कुल स्टेज 1 डायबिटीज है, उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? शुरुआत में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो हम कई बार दवाई नहीं देते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, शायद डायबिटीज़ इससे कंट्रोल हो जाए। और कई बार ये देखा गया है कि मान लीजिए किसी का वजन बहुत ज़्यादा है और अगर वो लोग अपना 15-20% वेट लॉस करते हैं जी, चाहे अपने लाइफस्टाइल द्वारा या दवा द्वारा, कई बार उनकी डायबिटीज़ समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाने का ये मतलब नहीं कि सदा के लिए समाप्त हो गई, मतलब ये कि या तो उनका बिना दवाई के नियंत्रण हो सकती है डायबिटीज़, या कई सालों तक वो बिना दवाई के अपना काम चला सकते हैं। 5 साल 10 साल के बाद शायद डायबिटीज़ पुनः आ जाए। तो शुरुआती वर्षों में ही एक क्रिटिकल पीरियड होता है जी, जिस समय लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुरुआत में अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, डायबिटीज़ का कारगर नियंत्रण करेंगे, लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इसके जो परिणाम हैं, इसके जो डिविडेंड्स हैं, वो आपको आपकी फ्यूचर लाइफ में आगे मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ लेके आए हैं, अगर इनको दिखा पाए हमारे दर्शकों को और बता पाएं कि किस प्रकार से जो डायबिटीज यानी मधुमेह का जो इलाज है उसमें एक अहम भूमिका ये जो क्रांतिकारी इंस्ट्रूमेंट्स है वो निभाते हैं। जी, ये डायबिटीज़ के इलाज में इंसुलिन पेन होता है, पेन द्वारा इंसुलिन दिया जाता है, तो ये लगभग पेनलेस होता है। हालांकि आजकल जो सिरिंजेस आ गई हैं वो भी इतनी बारीक हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन हम दर्द रहित तरीके से एक छोटे बच्चे को भी आसानी से दे सकते हैं। और एक बार बच्चे जब इंसुलिन लगा लेते हैं तो उन्हें समझ में आ जाती है कि ये दर्द रहित है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इंसुलिन लेने के लिए इंसुलिन पेन्स के अलावा इंसुलिन पंप आजकल आ गए हैं। ये इस तरीके के एक पंप होता है, इसमें हम इंसुलिन भर देते हैं और ये यहाँ पर टांग लिया जाता है बेल्ट के ऊपर, और इससे एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके जरिए शरीर में इंसुलिन निरंतर जाता रहता है। ये एक मॉनिटर, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर होता है, उससे कनेक्ट हो जाता है और 24 घंटे जैसे हम स्टॉक मार्केट की पल पल की रीडिंग्स देखते हैं, वैसे ही शुगर की रीडिंग पल पल ये रिकॉर्ड करता है और उस हिसाब से ये इंसुलिन को शरीर के अंदर प्रभावित करता है। ना केवल इंसुलिन प्रभावित होता है बल्कि जो जिस प्रकार से जो रेट है सब चीज उसका भी एक डेटा मिलता रहता है ताकि उसको इलाज के लिए सहायक साबित हो सके। जी, इस प्रकार से ना केवल ये जो इंस्ट्रूमेंट्स नए इंस्ट्रूमेंट मिलता है ना केवल क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं बल्कि जो डायबिटीज यानी मधुमेह के इलाज में है वो भी एक सहायक साबित हो रहे हैं सभी चिकित्सकों के लिए। जी हाँ, हालांकि आज की तारीख में ये पंप या नाक से लेने वाला इंसुलिन या GLP-1 की जो दवाएं जो हमने बात करी, ये सब महंगे इलाज हैं, लेकिन समय के साथ क्योंकि जैसे ही इनकी व्यापकता बढ़ेगी, जैसे ही बहुत सारी कंपनीज इनको बनाने लगेगी, तो ये सब बहुत सस्ते हो जाएंगे और उम्मीद है कि हमारे सभी देशवासियों को इनका लाभ मिल पाएगा। मरीजों की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भवती महिला को भी क्या डायबिटीज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं? जी हाँ, गर्भवती महिला को अगर डायबिटीज़ होती है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम कहते हैं, GDM। जी, और सामान्यतः जो प्रेगनेंसी के अंदर ही डायबिटीज़ होती है जी, वो शुरुआती प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में जनरली नहीं होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में वो आती है और केवल एक ही दवाई गोली हम उसमें सेफली दे सकते हैं और उससे अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर हमें प्रेगनेंसी में इंसुलिन ही देना होता है। जनरली प्रेगनेंसी के लिए सबसे सेफ ट्रीटमेंट इंसुलिन को माना जाता है और इंसुलिन बहुत आसानी से प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है, पेन द्वारा, पंप द्वारा, सिरिंज द्वारा भी। प्रेगनेंसी में टेस्टिंग बार बार करनी होती है, थोड़ी जो सामान्य डायबिटीज़ के पेशेंट्स करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है जी, और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी शुगर गड़बड़ होने लगता है कुछ समय तक तो वो गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है।
क्या अगर जो गर्भवती महिला है उसको अगर डायबिटीज है तो क्या उसका असर जो शिशु है उस पर पड़ता है, और अगर गर्भवती महिला को डायबिटीज है तो क्या शिशु को डायबिटीज होने के आसार बढ़ जाते हैं? देखिए, क्योंकि फैमिली में एक बार डायबिटीज़ जब भी हमने बात करी, बिल्कुल। मदर को डायबिटीज़ है तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। मदर को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो भी नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा। लेकिन मदर अगर बहुत प्रभावी तरीके से शुगर नियंत्रित करती है तो उस बच्चे का विकास एकदम सामान्य तरीके से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी में शुगर खराब है जी, काफ़ी समय तक, हफ्तों महीनों तक खराब रहती है, तो फिर बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ता है, और ऐसे बच्चों को फिर फ्यूचर में डायबिटीज़ के अलावा और भी कई सामान्य रोग हो सकते हैं। एक प्राय रूप से डॉक्टर साहब जो माना जाता है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं मीठा छोड़ दूं तो मेरी डायबिटीज ठीक हो जाती है, ऐसा प्राय रूप से माना जाता है। अगर जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आम रूप से जो कहते हैं कि आपको डायबिटीज है आप मीठा मत खाइए, इस पे क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, हाँ, डायबिटीज़ एक बार होने के बाद मीठा तो नियंत्रण करना ही होगा, जी, क्योंकि मीठा शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहा है, बिल्कुल। या कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी रूप में जा रहे हैं तो वो ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहे हैं, और शुगर बढ़ेगा, फिर आपको दवाई बढ़ानी पड़ेगी और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन ये कहना कि मैं डायबिटीज़ मेरे को मीठा तो मैं खाता ही नहीं तो मुझे डायबिटीज़ हो नहीं सकती, जी, ये उचित नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती। एक 2 साल के बच्चे को या 1.5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हुई है तो ना तो उसने मीठा खाया है, ना उसने जूस पिए हैं, जी। लेकिन उसको डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें मीठा एक सहायक कारण हो सकता है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार वो जीवन शैली को बदलाव करें और डायबिटीज की रोकथाम के लिए एक अहम भूमिका स्वयं के लिए अपनाएं? रोकथाम ही सर्वोत्तम है, क्योंकि एक बार होने के बाद फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आपको कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, डॉक्टर को बार बार विजिट करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इस रोग को समय से पहचानें, अगर परिवार में है तो समय समय पर टेस्ट कराते रहें, जिनको नहीं है उनके लिए, ताकि रोग जल्दी से पहचाना जा सके। प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज में आप रोग को पहचान लें और उसका कारगर उपाय कर लें। लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके आप डायबिटीज़ को होने से कई साल पोस्टपोन कर सकते हैं या सदा के लिए भी रोका जा सकता है। और लाइफस्टाइल में परिवर्तन स्टार्ट होता है आपके भोजन से, आपके सोने जागने के समय से, आपके स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर रहने से, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। बिल्कुल। तमाम जानकारियां डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर है, क्योंकि लगातार एक जीवन शैली में सुधार से ही डायबिटीज जैसी बीमारी यानी मधुमेह जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं और हमारे परिवार सहित हमारे आसपास के लोगों को भी इससे जागरूक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और तमाम जानकारी के लिए हमारे दर्शकों को इससे रूबरू कराने के लिए। हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए दर्शक के साथ, नए विषय के साथ में, नए गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।